गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको आपका उद्बोधन का पहला चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था भाषा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों को या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, तो जो मन के विचार हैं या भाव हैं उनको हम किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? वाक्यों के माध्यम से प्रकट करते हैं। वाक्य भी कैसे होने चाहिए? सार्थक शब्दों से बने होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है, शब्द वर्णों से मिलकर बनता है, और वर्ण जो है इस तरीके से हम मान सकते हैं कि वर्ण क्या हुआ? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। ऊपर देखिए, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके। वह मंदिर जा रहा है, ये क्या है? आपका एक वाक्य है। और जब हम इसको तोड़ दें, वह मंदिर जा रहा है, तो ये सभी क्या हो गए? शब्द हो गए। और यदि हम इन शब्दों को वर्ण में यदि तोड़ते हैं तो देखिए वह का क्या बना? वह प्लस ए प्लस है प्लस ए बन गया वह। क्योंकि जब तक हमारे वर्ण में हलंत लगता है तब वो क्या होता है? अधूरा वर्ण बोला जाता है। जब तक हम उसमें कोई भी स्वर नहीं जोड़ते हैं तब तक वह पूर्ण वर्ण नहीं बनता है। उसी तरह मंदिर, मैं प्लस ए प्लस ने प्लस दे प्लस ई प्लस रे प्लस ए क्या बन गया? मंदिर। जा, जे प्लस आ। रहा, रे प्लस ए प्लस है प्लस आ, रहा। है प्लस ए। तो ये सभी क्या है जो तोड़कर आए हैं? शब्द को जो तोड़कर ये वर्ण निकले हैं, इन्हीं से मिलकर हमारा शब्द बना था। तो ये क्या है? वर्ण है। अब इससे ज़्यादा हम इनको और अधिक नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम कुल मिलाकर अब क्या कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आता है वर्णमाला। अब जैसा भी आप देख रहे थे, वर्णों के मेल से शब्द बने, शब्दों के मेल से वाक्य बने। एक पूर्ण वाक्य जब बन जाता है तो हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। हम जो भी भाषा लिखते हैं या बोलते हैं वह वर्णों के मेल से लिखी या बोली जाती है। हिंदी भाषा में वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या हम कह सकते हैं जब वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह होता है वही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में हमारे कुल 48 वर्ण होते हैं जिनमें आपका 11 स्वर होते हैं और बाकी 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो 11 स्वर कौन से होते हैं? यही आपका ए आ ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए आई ओ औ। ये दो जो होते हैं अंग और अह, इनको हम अयोगवाह मानते हैं, स्वर में नहीं मानते। ना ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। उसी तरीके से व्यंजन जो होते हैं वो संख्या में 33 होते हैं, जिसको हम बोलते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इट मीन्स का वर्ग का मतलब है कि पांचों वर्ण जो का से अणय तक आते हैं। चा वर्ग का मतलब होता है चा से लेकर अणय तक पांचों वर्ण जो आते हैं। टा वर्ग का मतलब होता है पांचों वर्ण टा से अणा तक जो आते हैं। ता वर्ग का मतलब होता है ता से लेकर ना तक जितने 5 वर्ण आते हैं। पा वर्ग का मतलब होता है कि पा से लेकर माँ तक जितने भी वर्ण आते हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ये जो 2 लाइनें नीचे दी हुई हैं इनके सामने तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 2 ये जो होते हैं या, रा, ला, वा, ये हमारे कहलाते हैं हंतस्थ व्यंजन। श, सा, सा, हा, ये हमारे कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। अब देखिए वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर। ठीक है,
जिन वर्णों को बोलते समय या उच्चारण करते समय मुंह से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने बताए थे मैंने बच्चों? अभी आपको 11 बताए थे ना। ऐसे लेके आओ तक जितने भी होते हैं वो स्वर होते हैं 11। अब हमारे इन स्वर को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, ऊ, ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब थर्ड जो प्रकार आता है इनका स्वर, जो प्लुत स्वर होता है इसमें ह्रस्व स्वर या ये जो है दीर्घ स्वर इनसे भी ज़्यादा समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर का तिगुना समय इनको उच्चारण करने में हमें लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर लिखते समय स्वर के आगे हम 3 का अंक लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम करते हैं उच्चारण ओम, ओंकार, ओम, ये क्या है? हमारा प्लुत स्वर कहलाता है, ठीक है बच्चों। अभी आपने क्या समझा? स्वर के हमारे कितने भेद थे? 3 भेद थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम आगे ये समझते हैं, देखिए कि जो स्वर हैं हमारे 11 जो स्वर हैं, क्या इनको हम मात्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं या केवल इनको स्पष्ट या मूल रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे जैसा कि आपका ये तालिका दी हुई है, टेबल दिया हुआ है कि स्वर, मात्रा, मात्रा का प्रयोग या मात्रा से बने शब्द। इसमें आपको ये देखना है कि जो ए होता है स्वर, केवल एकमात्र यही स्वर होता है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं प्रयोग होती है, ठीक है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। इसके अलावा जितने भी अन्य स्वर हैं उनका मेल जब व्यंजन से होता है तो केवल उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ देख रहे हैं ना आप, तो आ की मात्रा दी हुई है, आ का डंडा लगा हुआ है, ठीक है। तो यदि हम मात्रा के रूप में इसको प्रयोग करेंगे तो कै के साथ हम प्रयोग किया तो क्या बन गया? का। और शब्द क्या बन गया? काम, कान, काला, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जितनी भी मात्राएं हैं आपकी, ये आपकी मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका है प्रत्येक जितने भी व्यंजन होते हैं उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है। जब भी किसी व्यंजन का मेल स्वर के साथ होता है, मेल मीन्स जब कोई व्यंजन स्वर के साथ मिलता है तो वो जो हलंत होता है वो लोप हो जाता है, यानी कि वो हटा दिया जाता है और व्यंजन उच्चारण के योग्य बन जाता है। अब जैसे हम कै प्लस ए को करेंगे तो क्या बन जाता है? कै। खे प्लस ए को करेंगे तो क्या बन जाएगा? खे। समझ में आ गया? अब आगे देखिए 3 चीजें और हैं इसके स्वर के अतिरिक्त, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक में हम जब इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तो जो हवा होती है वो हमारे मुंह से भी आती है बाहर और नासिका मीन्स नाक से भी बाहर आती है। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? मेन चीज याद रखो, अनुनासिक की पहचान ये होती है कि चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे आपका 5 आँख, चांद, पूंछ, मूंछ, दांत, ठीक है। लेकिन जब किसी वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आ जाती है, यानी हमने ऊपर जो लाइन खींचते हैं ना, किसी शब्द के ऊपर जो लाइन खींचते हैं, यदि उसके ऊपर पहले से ही मात्रा लगी हुई है तो हम चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल अंकी बिंदु का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, है, में। ये भी आपका अनुनासिक ही होता है। सेकंड है आपका अनुस्वार। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय केवल नाक से हवा निकालते हैं तो हम वर्ण के ऊपर केवल बिंदी लगाते हैं, ठीक है, वो कहलाता है आपका अनुस्वार।
जैसे आपका अंक हुआ, हंस हुआ, गंगा हुआ, वंश, रंग, अंत। ठीक है। थर्ड है आपका विसर्ग। जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण जब हम करते हैं, विसर्ग लगता है लेकिन हम उसका उच्चारण किससे करते हैं? हा के लिए करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विसर्ग कहा जाता है। हमेशा इसका प्रयोग किसी भी शब्द के बाद में किया जाता है या अंत में किया जाता है। इन्हें हम अयोगवाह भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण ना तो स्वर की तरह होता है और ना ही व्यंजन की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका अतः, प्राय, पुनः, प्रातः, ये सब होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्णों के भेद, मैंने आज आपको स्वर को स्पष्ट कर दिया है। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यंजन को एक्सप्लेन करूंगी कि व्यंजन क्या होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।